है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग 2022 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ड्राइव के। चलिएगा देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज इंडिपेंडेंट विच ऑफ द फ्लोइंग। क्या बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी मोटर का वो इंडिपेंडेंट किस पे होगा। पहली बात कि अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूं तो आप जानते हैं कि डीसी मोटर के केस में टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई है। वेयर इज़ द फाई इज़ द वॉट, फाई इज़ द फील्ड फ्लक्स एंड आई ए इज़ द आर्मेचर करंट। यानी मतलब क्या हुआ कि डीसी मोटर में जो आपका टॉर्क डेवलप होता है वो टॉर्क किस पे डिपेंड करता है कि आप फील्ड के क्रॉस कितना सप्लाई लगाए हुए हैं, उससे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। सेकंड बात, आर्मेचर का काम क्या होता है, आपका करंट कैरी करने का या करंट को डिलीवर करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी मोटर तो करंट को कैरी करता है, तो डीसी मोटर कितना करंट आपका कैरी करेगा, ये डीसी मोटर का आर्मेचर जो है कितना करंट कैरी करेगा और उसका फील्ड जो है वो कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, उस पर ये डिपेंड करेगा क्या, इसका टॉर्क। किसका टॉर्क, तो डीसी मोटर का। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा ये डीसी मोटर का वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आप बताइए किस पे डिपेंड करेगा। देखिए तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई है, फ्लक्स पे भी डिपेंड करेगा, आर्मेचर करंट पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स और करंट दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, स्पीड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी, स्पीड पर आपका डिपेंड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन डीसी मोटर आल स्टील प्रीफर्ड। यानी किस एप्लीकेशन के लिए आपका जो डीसी मोटर है वो प्रीफर किया जाता है। पहली बात कि जो डीसी मोटर होता है इससे हम लोग वेरिएबल स्पीड प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे देखे होंगे कि डीसी सीरीज मोटर भी होता है तो हाई लोड पे स्टार्ट किया जाता है, वैसे ही डीसी शंट मोटर देखिए तो एक कांस्टेंट स्पीड ड्राइव होता है ना। तो डीसी मोटर का आप वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। हाई एफिशिएंसी नहीं होता है डीसी मोटर का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेथड ऑफ स्टार्टिंग अ 3 फेज इंडक्शन मोटर नीड्स 6 टर्मिनल्स। यानी मैंने जब इंडक्शन मोटर के मैंने स्टार्टिंग मेथड्स के बारे में बात किया था तो उसमें मैंने एक आपको बताया था क्या, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर जब मैंने बताया था तो जो देख रहे थे कि जब ऊपर की तरफ आप हैंडल को मार रहे थे तो आपका जो स्टार्टर था वो स्टार कनेक्शन फर्स्टली होता था, और सेकंड में जब नीचे की तरफ आप डाउनवर्ड शिफ्ट करते थे उसके साफ्ट को, मतलब एक पैन होता था, एक रॉड होता था, जब उसको नीचे की तरफ साफ्ट करते थे तो वो डेल्टा कनेक्शन में जाकर क्या होता था, एग्जिट करता था, यानी बनता था, ठीक है। तो इसमें कितने टर्मिनल्स होंगे, तो टोटल 6 टर्मिनल्स होते थे। तो वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, स्टार डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन। क्या बोल रहा है कि द कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन। जब भी किसी भी हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव का सिलेक्शन करते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए तो वो मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, बताइए। तो ऑप्शन ए दे रहा है स्पीड, कंट्रोल रेंज, स्टार्टिंग नेचर, बोथ एंड नॉन। बताइए क्या होगा। तो बात जब आप जानते हैं कि किसी भी मशीन को बनाया जाता है, रोटेटिंग मशीन को या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव को आप बना रहे हैं, तो उसका अगर रोटेटिंग मशीन है तो वो दोनों पे डिपेंड करेगा कि उसका स्पीड कंट्रोल कैसा है, और सेकंड स्टार्टिंग नेचर, कहने का मतलब उसके स्पीड को कंट्रोल भी स्मूथली हो जाए, आसानी से हो जाए, जैसे फ्लैक्चुएट कर सके अपने अनुसार, ठीक है। और सेकेंड बात क्या होगा कि कोई भी मशीन अगर हेवी लोड से कनेक्टेड कर दिया जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क भी हमको नीड चाहिए क्या, हाई। इसका मतलब हमको दोनों डिपेंडेंट चाहिए, यानी बोथ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एडवांटेज ऑफ द ग्रुप ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइव। जब आप एक शाफ्ट से बहुत सारे मशीन को, रोटेटिंग मशीन को, यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर्स को एक शाफ्ट से कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा। पहली बात कि ग्रुप ड्राइव का पहली बात कि एडवांटेजेस क्या हो जाता है कि उसकी एफिशिएंसी हाई हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ
कि मान के चलिए कि आपका कोई मोटर है, ठीक है, कोई एक मोटर है, ठीक है। अब उसका यूज आप काफ़ी साल से नहीं कर रहे हैं। मान के चलिए कई प्रकार के आपके लोड होते हैं, बेस लोड होते हैं, पीक लोड होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोड होते हैं। तो आप बेस लोड में क्या करते हैं, जो जिसकी एफिशिएंसी, जो नए नए मोटर बने होते हैं, जो नए नए मोटर बनाते हुए उनको हम लोग क्या करते हैं, बेस लोड की लगभग क्या करते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें सभी जो पैरामीटर्स होते हैं वो अभी नए नए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फॉल्ट होने का चांसेस कम होता है। लेकिन जो काफ़ी समय लॉन्ग समय से जो आपका मशीन होता है, रोटेटिंग मशीन, काफ़ी समय के बाद क्या होता है कि उस पर एजिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। एजिंग इफ़ेक्ट आने के चलते उसकी इंसुलेशन की क्वालिटी कम हो जाती है। उसके बहुत सारे पैरामीटर जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, अपनी एफिशिएंसी को लूज करने लगते हैं। जैसे ही अपने लूज करते हैं एफिशिएंसी, तो क्या होता है कि उनको हम लोग बेस लोड की तरह, मतलब कहने का मतलब लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते हैं कनेक्ट करके, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप ड्राइव बनाते हैं। अब ग्रुप ड्राइव में क्या करते हैं कि जहाँ पर जिस की हमको रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग उतना मशीन को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं, उससे पावर डेवलप करा सकते हैं, है ना। तो ग्रुप ड्राइव का एडवांटेज क्या होता है कि ये इफ़िशियंसी सिस्टम की बढ़ा देता है। समझ में आया सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये बोल रहा है कि इन डैश ड्राइव ईच मशीन इज ड्रिवन बाई इट्स ओन सेपरेट मोटर विद द हेल्प ऑफ गियर एंड पुले। कहता है कि ये कौन सा ड्राइव होता है जिसमें प्रत्येक मशीन जो होता है वो अपने खुद के सेपरेट मोटर और हेल्प ऑफ द गियर। जब आप सेपरेट मोटर यानी शाफ्ट का यूज करेंगे, गियर का यूज करेंगे, पुली का यूज करेंगे, तो ऑब्वियस बात होगा वो कौन सा ड्राइव होता है, इंडिविजुअल ड्राइव होता है। ग्रुप ड्राइव में क्या होता है, एक कॉमन शाफ्ट से बहुत सारा मशीन कनेक्ट होता है। याद है सबको। चलो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इंडिविजुअल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, 2 मिनट का है। क्या है कि इन पेपर मिल वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। देखिए कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड जब भी हमको चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल ड्राइव करते हैं। मैंने बताया भी था, ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं तो नोट्स पढ़िए फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ टीवीआर। टीवीआर क्या होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज रिवर्सल होता है। अच्छा, एक इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपको जब मैंने प्लगिंग बताया था, प्लगिंग के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, तो जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रेकिंग की बात कर रहे थे। तो ब्रेकिंग में एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था प्लगिंग। प्लगिंग में भी हम लोग क्या करते थे कि टर्मिनल को रिवर्स कर देते थे, जिसके थ्रू क्या हो रहा था कि जिस टाइम आपका मोटर फर्स्टली आपका एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा था, तो जैसे ही आप टर्मिनल को रिवर्स करते थे प्लगिंग के केस में, तो उस टाइम क्या होता था, आपका जो मोटर जो है एनर्जी को डिलीवर करने लगता था, जिसके चलते मोटर जो होता था मोटरिंग ऑपरेट से कहाँ पर, जनरेटिंग ऑपरेट में जाने का कोशिश करता था, जिसके चलते उसके धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, और उस प्रकार से आप ब्रेकिंग का काम करते थे। क्लियर बात है सबको। चलो तो देखो इसमें बोला है कि द फुल फॉर्म ऑफ टीवीआर इज़ व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज रिवर्सल, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट है सोलर सेल एफिशिएंसी। मैंने बताया भी था सोलर पैनल जो होता है इसकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है और हाई कॉस्ट भी होता है ना, इसकी कैपिटल कॉस्ट। क्लियर बात है। तो देखो ऑप्शन ए बी होगा इसका, 15% एफिशिएंसी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, वाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप द V/F रेशियो कॉन्स्टेंट इन ड्राइव। जब मैंने बताया था स्पीड कंट्रोल के बारे में बता रहा था किसके, इंडक्शन मोटर के, तो उसमें मैंने बताया था क्या कि जब आप स्पीड कंट्रोल की बात करेंगे तो वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक रखता है जो V/F रेशियो होता है, वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमको हमेशा कांस्टेंट चाहिए फॉर द कांस्टेंट टॉर्क के लिए। क्लियर बात है, यानी कांस्टेंट टॉर्क पर वेरिएबल स्पीड चाहिए जब आपको, तब आपको क्या चाहिए, V/F का रेशियो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। याद आ रहा है सबको, नहीं याद आ रहा है तो फिर से एक बार लेक्चर देखो, ऑप्शन डी हो जाएगा, मेंटेन रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच पावर मॉड्यूलेटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। देखो ये नया टॉपिक है, आप लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर पढ़ाए होंगे, होता है साइक्लो कन्वर्टर। ये साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, इस साइक्लो कन्वर्टर को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, आपके वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। इस प्रकार से जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। अब इसका फैक्टर जो होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डिटेल में ये सब पढ़ाए होंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन ये होगा साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट इम्प्लॉयड इन ड्राइव सिस्टम। देखिए जब मैंने स्पीड कंट्रोल में बताया था, हर एक ये आपका ड्राइव जो सिस्टम है इसमें केवल स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जब मैं स्पीड कंट्रोल बता रहा था तो उस टाइम मैंने क्या बताया, एडवांस टेक्निक ऑफ मोटर कंट्रोल याद कीजिएगा, 5th यूनिट में मैंने बताया था कि जो आपका ड्राइव का स्पीड है यानी शाफ्ट का जो स्पीड है, इस शाफ्ट के स्पीड को फीडबैक करने के लिए इनपुट के पास, कंपैरेटर के पास क्या करने के लिए, फीडबैक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक सेंसिंग डिवाइस लगाते थे जो कि होता था शाफ्ट इनकोडर। ये शाफ्ट इनकोडर क्या कर रहा था कि आपके मैकेनिकल स्पीड को फिजिकल स्पीड को किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी डिजिटल पल्सेस में चेंज करता था। याद आ रहा है? तो सेम चीज़ आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉयड इन ड्राइव सिस्टम। तो ऑप्टो कॉपलर, स्पीड सेंसिंग, बोथ, नन। तो आपका क्या होगा, स्पीड सेंसिंग होगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई द एसी ड्राइव आर बेटर सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। आपको ये रीज़न बताना है कि एसी ड्राइव जो होता है, क्यों जो है एसी ड्राइव जो है बेटर सूटेड होता है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसका टॉर्क जो होता है अपने अनुसार हम लोग वैरी कर सकते हैं हाई टॉर्क एप्लीकेशन के लिए। क्लियर? सॉरी, हाई टॉर्क नहीं होगा आपका, हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होगा आपका, क्या होगा, नो ब्रशेस कॉम्यूटेशन। पहली बात कि कॉम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्यूटेशन की बात करें तो टर्निंग ऑफ प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी किसी भी डिवाइस को क्या कर देना, ऑफ कर देना, उसको हम लोग कॉम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं हम लोग रोटेटिंग मशीन में बात करें, जैसे डीसी मशीन में आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्यूटेशन प्रोसेस। कॉम्यूटेशन प्रोसेस मतलब रिवर्सल ऑफ करेंट। क्या होता था, रिवर्सल ऑफ करेंट, ये आपको याद होगा जब मैं डीसी मशीन पढ़ा रहा था तो, या फिर आप 3rd सेमेस्टर में भी आपको सर पढ़ाए होंगे डीसी मोटर। उसमें आपका एक आ रहा था टर्म कम्यूटेशन। आपने 2 प्रकार के कम्यूटेशन भी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और डिलेड कम्यूटेशन। क्लियर बात है? तो कम्यूटेशन का मतलब क्या हो रहा था, रिवर्सल ऑफ करेंट। क्लियर बात है? वहाँ पर 2 चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, कम्यूटेशन टाइम और कम्यूटेशन पीरियड। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, नो ब्रशेस कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट। यानी मैंने बताया था कि ड्राइव क्या होता है, और सिस्टम विच कंट्रोल्स द मोशन इज कॉल्ड ड्राइव। याद आ रहा है सबको? अब बताया था मैंने नेचर ऑफ सप्लाई के बेसिस पर 2 प्रकार के ड्राइव होते हैं, एक डीसी ड्राइव होता है, एक एसी ड्राइव होता है। यानी जो डायरेक्ट करंट पर काम करेगा वो डीसी ड्राइव हो जाएगा, और जो अल्टरनेटिंग करंट पर काम करेगा वो एसी ड्राइव हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो कि डैश इज एन इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट। तो कौन सा होगा, एसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एमोंग द फ्लोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ए स्टेपर मोटर। देखो ये मैंने शायद में भी ना बताया होगा टाइप ऑफ स्टेपर मोटर, फिर भी देखो टाइप ऑफ स्टेपर मोटर की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सा स्टेपर मोटर होता है। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, सेकेंड होता है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, थर्ड होता है आपका हाइब्रिड स्टेपर मोटर। ठीक है, मेरे ख्याल से वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर एक बार देखिएगा, प्लेलिस्ट में बताया होगा। परमानेंट मैग्नेट आप लोग जानते होंगे, हाइब्रिड आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। क्लियर बात हुआ? तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये तीनों में नहीं आ रहा है, जो नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो वेरिएबल रिलक्टेंस होता है, हाइब्रिड भी होता है, परमानेंट मैग्नेट भी होता है, लेकिन वेरिएबल मैग्नेट ये हम कभी नाम नहीं सुनते हैं। क्लियर बात है? तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंगल फेज मोटर्स आर, जो सिंगल फेज मोटर्स होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या फिर नन, कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, मोटर्स होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, कैलकुलेट द पीक टू पीक वोल्टेज व्हेन वी मैक्सिमम वोल्टेज इज 80 वोल्ट एंड द वी मिनिमम इज 20 वोल्ट। मान लो कोई साइनोसॉइडल क्या है, सिग्नल है, अगर मैं बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना, मैक्सिमम पीक वोल्टेज कितना दिया है 80 वोल्ट, और इसका जो मिनिमम वोल्टेज है ये 20 वोल्ट दिया है। तो आपको पूछा है कि ये पीक टू पीक वोल्टेज कितना होगा,
ये आपका पीक टू पीक वोल्टेज कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आपको कितना होगा। तो बताओ 80 वोल्ट पॉजिटिव में है, 20 वोल्ट निगेटिव में है, तो टोटल पीक टू पीक कितना हो जाएगा। तो 80 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट दैट इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट। तो दैट इज योर राइट आंसर, 60 वोल्ट इज योर राइट आंसर। देखो ये 60 वोल्ट किधर है, ऑप्शन सी है। ठीक है, क्लियर बात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल। देखो मैंने बताया था स्पीड कंट्रोल में भी बताया था, जब मैंने इन्वर्टर कंट्रोल VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में भी बताया था, स्पीड कंट्रोल कर रहे थे इंडक्शन मोटर के, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आपके दो स्टेजेस होते हैं। एक आपका होते हैं क्या, रेक्टिफायर सर्किट होता है, एक आपका डायोड सर्किट होता है, एक इन्वर्टर सर्किट होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है कि इन्वर्टर में क्या होता था कि आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अल्फ़ा के वैल्यू को क्या करना था, कंट्रोल करना था, जिसके चलते आपका आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि इन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होता था वो फंक्शन ऑफ DC वोल्टेज होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायोड सर्किट से DC वोल्टेज आ रहा था, DC लिंक के थ्रू प्योर DC में कन्वर्ट होके इसी DC वोल्टेज पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज होता था इन्वर्टर का, जिसका इनपुट वोल्टेज क्या होता था, इंडक्शन मोटर का इनपुट वोल्टेज होता था, इन्वर्टर के जो आउटपुट वोल्टेज होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डायोड सर्किट का आउटपुट वोल्टेज आता था DC, वो DC वोल्टेज होता था, इसी DC वोल्टेज पे जो इन्वर्टर होता था, इन्वर्टर का वोल्टेज डिपेंड करता था। और इन्वर्टर का वोल्टेज किस पे, डायोड सर्किट पे, और उसके थ्रू इंडक्शन मोटर डिपेंड करता था इस पर। तो अल्फ़ा के वैल्यू यानी देखो यहाँ से क्या पता चला कि अल्फ़ा से ही सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। यानी इसमें यही पूछा है कि जो आपका ड्यूटी साइकिल है, क्या है, ड्यूटी साइकिल जो होता है क्या होता है। तो मैंने बताया था कि टर्न ऑन टाइम बटा में टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल, वेयर टोटल टाइम इज टर्न ऑफ टाइम प्लस टर्निंग ऑन टाइम को हम लोग बोलते हैं टोटल टाइम। क्लियर बात हुआ। चलो तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना क्या बोल रहा है कि ड्यूटी साइकिल, द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल इफ़ टर्निंग ऑफ टाइम 5 सेकेंड एंड टोटल टर्न ऑफ टाइम कितना 10 सेकेंड। तो टर्न ऑफ टाइम प्लस टर्न ऑन टाइम इज़ द टोटल टाइम, यानी 5/15 इज इक्वल्स टू 1/3। और 1/3 को पॉइंट में चेंज करोगे तो 0.3333 आएगा। तो ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, 0.33 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूटी साइकिल इज, तो अभी मैंने बताया ड्यूटी साइकिल क्या होता है, टर्निंग ऑन टाइम प्लस टर्निंग ऑफ टाइम। अब ये क्या होगा, बटा में होगा, क्योंकि ये टोटल टाइम होता है, और बटा में ऊपर में क्या होगा, टर्न ऑन टाइम, यानी टर्न ऑन टाइम बटा में टर्निंग ऑन टाइम प्लस टर्निंग ऑफ टाइम। तो देखो ये कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एफिशिएंसी ऑफ DC मोटर एट मैक्सिमम पावर इज, DC मोटर का एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम पावर पर कितना होगा। जब लेस देन 50% होगा तो उस केस में आपका जो DC मोटर का एफिशिएंसी होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर बात हुआ। चलिए, तो आज का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मे भी आपका लड़ सकता है। ठीक है, ये मैच कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार पूरा, धीरे एकदम आराम से, इस तरह से, है ना, हड़बड़ाना नहीं है। एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट होकर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा। क्लियर बात हुआ। और सब्जेक्टिव की बात करूं तो सब्जेक्टिव आप, मैंने पिछला जो मैंने बताया है उसमें देखिए 5-6 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करवाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5-6 क्वेश्चन यदि आप पढ़ रहे थे तो मे भी आपका वो 2-3 क्वेश्चन आराम से लड़ेंगे, मे भी हो सकता है पूरा भी लड़ जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, वो हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर बात हुआ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।